नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी बड़े घर की बेटी लेके आई हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके दादा किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब तक मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी घूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न रहा था, लेकिन शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक। अब वह एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला और हट्टा कट्टा जवान था। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। नीलकंठ की दशा बिल्कुल उसके विपरीत थी। इन गुणों को उसने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिए थे। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खरल और सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। नीलकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि वो बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का रोल जरूर करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति व देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। खुद उसकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो, तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। उनके पास एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। वे बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैयोग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह खोलकर किए, लेकिन 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खोली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक सुंदर और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर मोहित हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। आनंदी अपने ससुराल आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा।
जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र न थी। वह जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती घर का मकान था। लेकिन आनंदी ने कुछ ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से इन्हें पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी बोली, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी गुस्से से बोला, अभी परसों ही घी लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आनंदी कहती है, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस प्रकार सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह जो भूखा है वो बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। वह तिनक कर बोला, मायके में चाहे कितनी घी बहाती रहो, मगर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। स्त्रियां गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, लेकिन मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कहार खा जाते हैं। यह सुनकर लाल बिहारी जल भून गया। उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तेरी जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया। वह लाल पीली होती हुई बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उज्जर ठाकुर से न रहा गया। उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उसने खड़ाऊ उठाकर जोर से आनंदी की ओर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी मैं देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने बड़ी ही फुर्ती से हाथ से खड़ाऊ रोकी। उसका सिर बाल बाल बचा, लेकिन उंगली में काफ़ी चोट आई। वह गुस्से के मारे हवा में हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में चली गई। स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के बल पर ही घमंड होता है। वह खून का घूंट पीकर रह गई। यह घटना गुरुवार का था। श्री कंठ सिंह शनिवार को घर आया करते। 2 दिन तक आनंदी को भवन में पड़ी रही, न कुछ खाया न पिया, पति की राह देखते रही। अंत में उसके पति शनिवार शाम को घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए आदि की चर्चा करने लगे। यह बातचीत करीब 10 बजे तक चलती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल होता जा रहा था। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़ी मुश्किल से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि आदमी के मुंह लगे। लाल बिहारी ने कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। यह सुनकर श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है, मैं भी तो जानूं। लाल बिहारी बोला, कुछ नहीं भैया, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझती है। श्रीकंठ भोजन करने के बाद आनंदी के पास गए। आनंदी ने देखा कि वे भी कुछ तीखे से थे। उसने पूछा, चित्त प्रसन्न तो है? श्रीकंठ बोले, मेरा चित्त तो प्रसन्न है, लेकिन मैंने सुना है
कि तुमने आजकल घर में उपद्रव मचा रखा है। यह सुनकर आनंदी गुस्सा हो गई। झुंझलाहट के मारे उसके बदन से ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है, अगर वह मुझे मिल गया तो उसका मुंह झुलसा दूंगी। श्रीकंठ बोले, इतनी गर्मी क्यों होती हो, कुछ बताओगी भी या नहीं? आनंदी बोली, क्या बताऊं, मेरा भाग्य ही खराब है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी ढंग नहीं, मुझ पर खड़ाऊ मार कर यो न अकड़ता। श्रीकंठ बोले, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या हुई है, मुझे भी तो पता चले। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में घी पाव भर से कम था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब वह खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके वालों को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहर खा जाते हैं। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि मैं उसे हाथ से न रोकती तो मेरा सिर फट जाता। जाकर उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। यह सुनकर श्रीकंठ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बोला, अच्छा तो ये बात है, उस छोकरे की इतनी हिम्मत। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें इससे पहले कभी भी गुस्सा नहीं आया था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह वे अपने पिता के पास जाकर बोले, बापूजी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, लेकिन दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को भी उपदेश देना कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? श्रीकंठ ने कहा, बापू, मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वही उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं चुपचाप सहन करता रहूँ। यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। बेनी माधव चुपचाप श्रीकंठ की बातें सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर साहब अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको ज़्यादा सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ बोले, बापू, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, लेकिन जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे सहनीय नहीं है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। यह सुनकर बेनी माधव सिंह से अब चुप नहीं रहा गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, अगर वह कभी कोई गलती करता है तो उसके कान पकड़ो। श्रीकंठ बोले, बापू, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह ने कहा, क्यों, पत्नी के कारण? श्रीकंठ बोले, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेकी के कारण। ठाकुर साहब श्रीकंठ का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी से कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना तो श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्मा तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल लोग भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति
पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते, श्रीकंठ अपने पिता से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज सफल होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, उन्होंने इन भावों को ताड़ लिया। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ क्यों न हो जाए, मैं इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। वे तुरंत शांत शब्दों में बोले, बेटे श्रीकंठ, मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे जी में जो आए करो। अब तो लाल बिहारी से अपराध हो ही गया है। श्रीकंठ इस बात को समझ न सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अकड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। पिता ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव ने कहा, बेटे, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह नासमझ है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ़ कर दो। श्रीकंठ बोले, नहीं बापू, मैं उसकी इस दुष्टता को कभी सहन नहीं कर सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह ज़्यादा प्यारा है तो मुझे इस घर से विदा कर दीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभाल लूँगा। अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो लाल बिहारी से कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस मेरा यही अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट के पास खड़ा अपने भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि अपने बड़े भाई के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। पिता का भी वह बहुत सम्मान करता था। श्रीकंठ भी उसे बहुत प्यार करता था। इससे पहले उन्होंने उसे कभी डांटा तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई चीज़ जरूर लाते। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर उसे गले से लगा लिया था और उसे इनाम भी दिया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय उद्धारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, लेकिन उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो उसे इतना दुख न होता। लेकिन भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया और अपने कमरे में जाकर कपड़े पहने, आंसू पोंछे और आनंदी के कमरे में जाकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे माफ़ कर देना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ लाल पीला होता हुआ वहां आ पहुंचा। अपने भाई को वहां खड़ा देखकर उसने घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर आगे निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भाग रहे हो। आनंदी को लाल बिहारी से शिकायत तो थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दया की मूर्ति थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न रहा कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि वे इतनी सी बात पर इतने गर्म क्यों हो गए। उसे यह भी भय था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो
उसे माफ़ करना। तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई चीज़ नहीं है। उसने श्रीकंठ को देखकर कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, उसे भीतर बुला लो, मेरे ही कारण यह झगड़ा हुआ है। श्रीकंठ बोले, मैं उसे नहीं बुला सकता, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आनंदी बोली, उन्हें अंदर बुला लो, कहीं वे घर छोड़कर चले गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतने में लाल बिहारी बोला, भाभी रहने दो, भैया को मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर लाल बिहारी तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और रोते हुए बोला, भाभी मुझे जाने दो। आनंदी कहती है, कहाँ जाओगे? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह न देख सके। आनंदी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी फिर बोले, नहीं भाभी, मैं आप लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। आनंदी जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी बोला, भाभी जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगा। आनंदी कहती है, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ से रहा नहीं गया, उसका हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके अलावा आप मुझे जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार है। श्रीकंठ ने कहा, अरे लल्लू, अब इन बातों को बिल्कुल मन से निकाल दो। भगवान ने चाहा तो ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। तभी बेनी माधव सिंह वहाँ पहुँच गए। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर वे आनंद से पुलकित हो उठे और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव के जिस किसी भी व्यक्ति ने यह सुना तो उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।